नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस प्रधानमंत्री से लेकर देश की सेना पर सवाल उठा रही है, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक करारा जवाब दिया राहुल गांधी को। और उन्होंने एक घायल सैनिक के पिता के वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि राहुल गांधी की ओछी राजनीति पर एक बहादुर सैनिक के पिता ने उन्हें एक अच्छा संदेश दिया है। और उम्मीद है राहुल गांधी इस संदेश को सुनने के बाद ओछी राजनीति करना और सेना पर सवाल उठाना छोड़ देंगे। दरअसल ये जो वीडियो शेयर किया है अमित शाह ने, उसके अंदर एक घायल सैनिक के पिता राहुल गांधी को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत की सेना मजबूत सेना है, वो चीन को हरा सकती है और दुनिया की किसी भी सेना को हरा सकती है। इसलिए राहुल गांधी ऐसी बातों को लेकर देश की सेना के ऊपर राजनीति करें, अपनी राजनीति को अपने पास रखें। ऐसी ओछी राजनीति शोभा नहीं देती है और भारत की सेना किसी भी सेना से मजबूत है। मेरा बेटा भी इस गलवान घाटी के जो संघर्ष हुआ था उसमें घायल हुआ है, वो अभी अस्पताल में इलाज करा रहा है और ठीक होने के बाद मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा से लड़ेगा और भारतीय सेना लड़ने में कभी पीछे नहीं रहती है। ये छोटा सा संदेश एक बहुत बड़ी बात कहता है। देश का जनमानस इस बात को कांग्रेस को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब एक घायल सैनिक के पिता को ये बात राहुल गांधी के लिए बोलनी पड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके की ओछी राजनीति कर रहा है और उसकी माता से लेकर उसकी पूरी की पूरी चाटुकारों की जो फौज है वो भारतीय सेना पर तमाम सवाल उठा रही है। और खासकर अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो पिछले 4 दिन में राहुल गांधी ऐसे ही कई ट्वीट करके सेना से सवाल कर चुका है। और ताज़ा मामला ये था कि प्रधानमंत्री ने जब कल सर्वदलीय बैठक में बोला था तो उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारतीय सीमा में कोई सैनिक नहीं घुसे तो क्या जो चीनी सेना थी वो हमारी सीमाओं में घुसी, और अगर जो नहीं घुसी तो फिर हमारे जो सैनिक थे वो किस जगह मारे गए और क्यों मारे गए। ये बातें करके राहुल गांधी बार बार सेना के ऊपर सवाल उठाकर उसका अपमान करने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ साथ जो उसके चमचे हैं, जो चाटुकार हैं, उसकी एक बात को पकड़ लेते हैं और बार बार उसी बात को घुमाते रहते हैं। चाहे फिर चिदम्बरम जैसे लोग हों, रणदीप सुरजेवाला जैसे जो लोग हों, या आनंद शर्मा टाइप के, अहमद पटेल टाइप के, या दिग्विजय सिंह टाइप के लोग हों, ये सभी के सभी ऐसी ही बातें करते हैं। और ऐसा ही फिर सवाल 19 तारीख को राहुल ने पूछ लिया था कि गलवान में चीन का हमला सोची समझी साजिश थी, सरकार गहरी नींद में थी, उसे समस्या को नहीं समझा, शहीद हुए जवानों ने इसकी कीमत चुकाई। उससे पहले भी राहुल गांधी ने इसी तरीके का एक और ट्वीट किया था। गुरुवार को भी उसने पूछा कि कौन जिम्मेदार है। उससे पहले भी राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे रक्षा मंत्री के बयान को लेकर। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी आज उस तरीके के सवाल कर रहे हैं जो चीन की मीडिया को करने चाहिए थे भारत सरकार से, या चीन का मीडिया और चीनी सरकार भारत सरकार से कर रही है। राहुल गांधी आज चीनी सरकार का प्रवक्ता बना हुआ है और उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी की पार्टी ने एक समझौता किया था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से 2008 में, जब राहुल गांधी की माता के डायरेक्शन में प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह देश की सत्ता संभाले हुए थे। और उस समय ये दोनों माँ बेटे अपने परिवार के सहित चीन गए थे। उस समय शी जिनपिंग चीन के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के, और सरकार में वो प्रधानमंत्री थे जब हु जिनताओ चीन के राष्ट्रपति थे। उस समय भी शी जिनपिंग उस समय काफ़ी प्रभावशाली थे, उत्तराधिकार के मामले में उनका नाम चल रहा था और पार्टी में उनकी पोजीशन 3रे नंबर पर थी। उस स्थिति में शी जिनपिंग की मौजूदगी में राहुल गांधी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से एक समझौता किया था कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक दूसरे को जानकारियां देंगे और एक दूसरे को मदद पहुंचाएंगे। आज भी कांग्रेस इतना सब होने के बावजूद 12 साल के बावजूद इस पूरे मामले में सीधे तौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी चीनी सरकार की मदद करती हुई नजर आ रही है, जिसको करारा जवाब एक सैनिक के पिता ने दिया है। और राहुल गांधी को यह समझाने की कोशिश की है कि आप ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है और सेना के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, उस समय पर आप ओछी राजनीति को छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। अब तो राहुल गांधी को शर्म करो, जब सैनिकों के परिवार वाले तुम्हें सलाह देने लगे हैं, तुम्हारी ओछी हरकतों से परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, तब तुम्हें इस तरीके की बातें करके सेना के ऊपर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। और अपने चमचों से भी कह देना चाहिए कि कम से कम ऐसे समय पर चुप रहो। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा बोलोगे तो जनता फिर तुम्हारे खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलेगी और उसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
कांग्रेस को खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है और अभी भी जिस तरीके से कल खबर आई थी राज्यसभा चुनावों को लेकर, उसमें कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी की जो टैली है राज्यसभा में, जो कि 245 सदस्यों का सदन है, उसके अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की टैली पहुंच गई है 101 पर। पहले इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 90 सदस्य थे और बहुमत के लिए उसे करीब 33 सदस्यों की जरूरत थी, लेकिन अब 101 तक पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत से राज्यसभा में केवल 23 सीटें पीछे रह गई है। और ये 23 सीटें अगर वाईएसआर कांग्रेस, एआईडीएमके और दूसरी जो बीजू जनता दल जैसी पार्टियां हैं उनके सांसदों को अगर मिला लिया जाए तो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा बहुमत को पार कर जाता है। और बड़ी खबर ये है कि जो कल परिणाम आया था उनमें 19 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली और 2 सीटें उसके सहयोगियों को मिली। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टोटल 11 सीटें इसमें मिल गई और 11 सीटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो टैली थी वो 90 से बढ़कर 101 हो गई, जो कि एक अच्छी खबर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 4 सीटें मिली, 1 सीट उसके सहयोगी को मिली। और जिस तरीके से ये पूरा चुनाव हुआ था उसमें कर्नाटक में सारा चुनाव निर्विरोध हो गया था, इसलिए कर्नाटक से 1 सीट कांग्रेस को मिली, 1 जेडीएस को मिली और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस ने 4 सीटें जीत ली। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो स्थिति रही उसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली, सुमेर सिंह सोलंकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, और कांग्रेस को दिग्विजय सिंह के रूप में 1 ही सीट मिली, जबकि कांग्रेस फूल सिंह बरैया को जिताने की कोशिश कर रही थी और पहले वहां से प्रियंका वाड्रा को भी राज्यसभा भेजने की जुगत लगाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही कमलनाथ की सरकार गिरी, कांग्रेस को समझ में आ गया कि अब उसके लिए केवल 1 सीट ही मिलेगी मध्य प्रदेश से। राजस्थान में इसका उल्टा हुआ, राजस्थान में कांग्रेस को 2 सीटें मिली, वेणुगोपाल और नीरज डांगी दोनों कांग्रेस की तरफ से जीत गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजेंद्र गहलोत को जीत हासिल हुई। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीत ली। पिछली बार कांग्रेस यहां से 2 सीटें जीत गई थी, लेकिन इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा पासा फेंका था कि कांग्रेस के लिए 1 सीट भी जीत पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने यहां से 3 सीटें जीत ली और कांग्रेस को 1 ही सीट से संतोष करना पड़ा। तो सीधे तौर पर ये जो हुआ है वो एक झटका भी कह सकते हैं आप राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए। वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे और इसी राजनीति की वजह से कांग्रेस का ये हश्र हुआ है, लेकिन कांग्रेस है कि वो मानती नहीं है और कांग्रेस को अपनी पुरानी आदतों से बाज भी नहीं आती है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात से केवल कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ही राज्यसभा पहुंच सके, जबकि दूसरे जो उसके उम्मीदवार थे भरत सिंह सोलंकी, उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभय भारद्वाज, रमीला बेन बारा और नरहरि अमीन, जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, ये तीनों ही राज्यसभा पहुंचने में कामयाब हो गए। गुजरात की भारतीय जनता पार्टी यूनिट ने यह भी घोषणा की कि गलवान घाटी में 20 बलिदान होने की वजह से अपने सैनिकों के सम्मान में वो विजय उत्सव नहीं मनाएंगे। एमपी के अंदर ज्योतिरादित्य ने चुनाव जीता और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी आभार व्यक्त किया। साथ ही आभार व्यक्त किया उन सभी विधायकों का जिन्होंने उनको वोट दिया और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के सहयोग से शिवराज सिंह चौहान को सहयोग करते हुए मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान दूंगा और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सीधे तौर पर यह एक तगड़ा झटका था कमलनाथ के लिए। कमलनाथ की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से मध्य प्रदेश में बाजी पलट दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली और 1 सीट मिली जेएमएम को। उसके अलावा मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने चौंका दिया और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 1 सीट जीत ली, जबकि कहा यह जा रहा था कि बीरेंद्र सिंह की सरकार से 9 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है और सरकार हो सकता है अल्पमत में आ जाए, लेकिन उल्टा हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने वहां 1 सीट जीत ली, जिसके लिए उन्हें 28 वोट मिले। मिजोरम में एमएनएफ का जो उम्मीदवार था एमएनएफ का वो जीत गया। इस तरीके से एनपीपी का उम्मीदवार था वो
मेघालय से जीता। तो इस तरीके से अगर पूरी टैली की बात की जाए 24 सीटों में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगियों को यानी यूपीए को 5 सीटें मिली। और अब इस तरीके से राज्यसभा का गणित पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीटें वाईएसआर को मिल चुकी हैं, पहले से उनके पास सीटें हैं। तो इस तरीके से एआईएडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल, जो कि स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, कोई भी जब संविधान संशोधन की बात आती है या कोई भी बड़ा विधेयक आता है, स्पष्ट तौर पर खड़े हुए नजर आते हैं। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब राज्यसभा के अंदर एक स्पष्ट बहुमत पा लिया है। इसका असर आने वाले समय में मिलेगा, जब कोई भी बड़ा या कड़ा विधेयक होगा जिस पर कांग्रेस पहले अड़ंगा लगाने की कोशिश करती थी और पार्टियां बहुत ज़्यादा राजनीति करने की कोशिश करती थी। अब उन सभी विधेयकों को आसानी से एनडीए राज्यसभा में भी पास करा सकेगा, और जो पेंडिंग विधेयक चल रहे हैं उनको लेकर भी जो भ्रम था अब पूरी तरह से स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।